Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikhar Brul. Welcome to my YouTube channel. So, thought of the day is our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. This is given by Thomas Edison that never lose hope, always try one time more to get your dreams come true. So, topic of the day is limitations of wave theory, black body radiation, photoelectric effect, structure of an atom from structure of an atom, chapter 2nd, class 11th. So, now you all know what is EM wave, what is wave nature, how to deal with the waves. सो लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वेव थ्योरी क्या थी, ईएम वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, वेव नेचर को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं. अब है लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. ईएम वेव थ्योरी वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. वेव थ्योरी ने हमें लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन किया था, जैसे कि इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन, बट कुछ चीज़ें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और वो चीज़ें थी फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, or variation of heat capacity of solid as a function of temperature, and the spectra of hydrogen atom, the line spectra of hydrogen atom. ये भी EM wave theory explain नहीं कर पाई. तो इस तरह से interference और diffraction explain करने के अलावा बाकी properties को वो नहीं explain कर पाई, बाकी phenomena को EM wave theory explain नहीं कर पाई थी, ये उसकी limitations थी. और अब हम बात करेंगे, सबसे पहला फिनोमिना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन. इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज ब्लैक, कहते हैं अगर हम कोई सब्सटेंस जो हीट कर रहे हैं वो ब्लैक कलर का है, तो एक ब्लैक कलर ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है और एक परफेक्ट रेडिएटर होता है, एमिटर ऑफ एनर्जी होता है. तो वो क्या करेगा, सारी की सारी रेज को एमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है. एंड द रेडिएशन, जो रेडिएशन वो एमिट करता है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. जो रेडिएशन ब्लैक बॉडी से निकलती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ एनी सब्सटेंस विद हाई मेल्टिंग पॉइंट लाइक आयरन बार, अगर उसको हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो पहले वो रेड कलर शो करता है, देन येलो, देन फाइनली वो ग्लो करता है विद वाइट एंड देन ब्लू लाइट. तो इस तरह से कलर वेरिएशन शो होती है जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं. इसके एक और एग्जांपल है, जो आप लोग कोयला गर्म करते हो सर्दियों में हीटिंग के लिए, तो वो पहले ब्लैक होता है, डार्क ब्लैक. जब आप उसको हीट करते हो वो कलर वेरिएशन दिखाता है, रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट रेड हो जाता है, उसके बाद वो येलो कलर फ्लेम देता है, ब्लू कलर. तो इस तरह से वेरिएशंस जो आती हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, ये बेसिकली हीटिंग के कारण आती हैं, और इससे पता लगता है कि डिफरेंट कलर की जो रेडिएशंस है वो रिमूव हो रही हैं वहाँ उस बॉडी से और इमिट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ अ कलर. हम उस वेरिएशन को देख सकते हैं. और इसके अकॉर्डिंग ईएम वेव थ्योरी में बताया गया था कि जो एनर्जी है वो एक इमिट होती है और एब्जॉर्ब होती है कॉन्टीन्यूसली. तो इसका मतलब ये है कि एक बॉडी है जो ब्लैक बॉडी है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉन्टीन्यूसली रेडिएशंस इमिट करे, और वो सेम होनी चाहिए हर बार, सेम फ्रीक्वेंसी की. ऐसा क्यों है कि विद चेंज इन और इंक्रीज इन टेम्परेचर रेडिएशंस के कलर में वेरिएशन आ रही है? क्योंकि इंटेंसिटी इज अ स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, और वो किससे इंडिपेंडेंट है, वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है. बट ऐसा नहीं होता है, हमारे पास डिफरेंट कलर की रेज इमिट होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी बीइंग हीटेड शुड हैव सेम कलर. बट यही चीज़ मैंने अभी बताई आपको कि ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ये एक उसकी लिमिटेशन थी जो ईएम वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्लैक बॉडी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई. और ऑल्सो जो इंटेंसिटी चेंज होने से कलर वेरिएशन नहीं होना चाहिए. तो इस तरह से ये लिमिटेशन थी ब्लैक बॉडी की. इसमें एक और अच्छी एग्जांपल ये है, आप लोगों ने सुना होगा गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हमें घर वाले यही बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक कपड़ा जो है वो हर रेस को अब्जॉर्ब करता है, और अगर वो सारी रेस को अब्जॉर्ब करेगा तो हमें बोला जाता है कि अगर ब्लैक कपड़े पहने हैं गर्मियों में तो आपको गर्मी ज़्यादा लगती है. तो इसका रीज़न यही है कि वो हर रेस को एब्जॉर्ब करता है, और हर रेस, क्योंकि वो एक परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर है. और इसके अलावा एक और चीज़ है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ ब्लैक कपड़े ऐसे होते हैं जो कॉटन के, स्पेशली
कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद उनके कलर में वेरिएशन आना शुरू हो जाता है। हमें जैसा हमने कपड़ा लिया होता है उस कलर का कलर नहीं दिखता, क्योंकि जब हम कपड़ा धोते हैं, धूप में डालते हैं, तो कलर उसमें से कुछ रेडिएशंस निकल जाती हैं, जिसके कारण उसका कलर नेवी ब्लू टाइप दिखता है, हमें डल ब्लैक दिखना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉपर ब्लैक नहीं होता। वो भी रीज़न ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कारण है। अब हमारे पास प्लॉट है। इस प्लॉट में दो एक्सिस ली है हमने, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। वेवलेंथ है एक्स एक्सिस के अलोंग और इंटेंसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग। और इन एक्सिस पे हम जो चीज़ इंडिपेंडेंट है वो लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट है वो लेते हैं वाई एक्सिस पे। और यहाँ पे है हमारे पास ओरिजिन। तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम टूवर्ड्स द ओरिजिन मूव कर रहे हैं तो हमारे पास वेवलेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। वेवलेंथ कम होने पे हमारे पास इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हम अंदर मूव कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, बट फ्रीक्वेंसी जो इंटेंसिटी है बेसिकली वो इंक्रीज हो रही है। बट एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर हम फर्दर डिक्रीज करते हैं वेवलेंथ को, तब इंटेंसिटी इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो एक टनल के फॉर्म में शेप बन रही है, दिस इज अ बेसिकली प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक टाइम पे जाके वेवलेंथ कम होने पर भी इंटेंसिटी जो है इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। और ये दो टेम्परेचर हमने लिए हैं T1 और T2। T1 टेम्परेचर कम होगा, T2 ज़्यादा होगा T1 के कंपैरिजन में, इसीलिए ये प्लॉट है, इसकी जो डायमेंशन है वो भी ज़्यादा होगी। इसमें भी ऐसा ही है, जैसे जैसे वेवलेंथ कम हो रही है इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर intensity of radiation emitted increases with decrease in wavelength and reaches a maximum value, and then further starts decreasing with decrease in wavelength. अब नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन रेडिएशन विथ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ ए मेटल। कहते हैं जब न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी का जो मेटल है, जो मेटल की फ्रीक्वेंसी है, जो मेटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी फ्रीक्वेंसी है मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, उससे हाई फ्रीक्वेंसी की जब रेडिएशंस फॉल करते हैं मेटल के सरफेस के ऊपर, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, सरफेस में से निकल जाते हैं, और इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें मैं बता रही हूँ, ये जिसमें मेटल सरफेस है, इस पे इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक कर रही है, और इस लाइट की फ्रीक्वेंसी मेटल की फ्रीक्वेंसी से हाई होगी, तो मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएगा विद द स्पीड, और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी, और ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मेटल सरफेस से, क्योंकि हमें पता है मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आ रही है विद एनर्जी EH न्यू, और इतनी फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी से जब लाइट स्ट्राइक कर रही है तो ये इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट था ये यहाँ बाहर चला गया, E नेगेटिव, ये है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। The photoelectric effect can be studied by the above diagram as metal surface consists of electrons, and when the incident radiation fall on it, electrons are ejected from the surface with the energy of half mv square। इतनी हाई एनर्जी से वो इजेक्ट होता है सरफेस से और मूव करता है। एज अ kinetic एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मूविंग एनर्जी इज बेसिकली kinetic एनर्जी। तो इतनी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन निकलता है सरफेस में से, मेटल में से, जब उस पर इंसिडेंट रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं with the higher frequency than the threshold frequency। अब इस टॉपिक से कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड ओनली इफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ मेटल हैज़ अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। कहते सिर्फ तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है सरफेस से जब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। अगर वो कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। सो इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी नो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज नोन एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। और मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दैट इज अ वर्क फंक्शन। और न्यू नॉट किसके इक्वल है, जब न्यू के इक्वल है, जब दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता। जब न्यू नॉट हमारा ज़्यादा है न्यू से, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होता, पर जब हमारा न्यू ज़्यादा होता है न्यू नॉट से, तब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। उसके बाद सेकंड है, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं। उसके बाद द नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं सरफेस ऑफ मेटल में से, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। सो इस तरह से हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएंगी। तो ऑब्जर्वेशन ये थी कि EM वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रेडिएशन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, और
इट इज़ पॉसिबल दैट मेटल में से इलेक्ट्रॉन रेडिएशन निकलती रहे, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने देखा है अगर हम जिस लाइट को फॉल कर रहे हैं मेटल के सरफेस पे, अगर उसकी फ्रिक्वेंसी मेटल की इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते। तो इसलिए ईएम वेव की यहाँ पे फेलियर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी। सो बाय दिस आई फिनिश माई दिस लेक्चर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्लैंक्स थ्योरी पढ़ेंगे, प्लैंक्स ने कैसे पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन की थी वेव नेचर को लिमिटेशन देके और ड्रॉबैक बता के। तो अब keep watching, like and subscribe the channel. See you in the next lecture. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.